Welcome friends. Today in this video, that is your lecture number 14, this is your part of the AC circuit and which is the part of your basic electrical engineering. तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ द AC circuit. In this AC circuit we are going to discuss the sinusoidal steady state analysis. This is your मीन्स वी कैन से द AC लेक्चर का AC सर्क्यूट का ये सेकेंड वीडियो है. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस. साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस तो एक्चुअली हम लोग ने DC सर्क्यूट में भी डिस्कस किया था. कुछ RC सर्क्यूट थे, RL सर्क्यूट थे. जब हम DC एक्साइटेशन देते थे, क्या करते थे हम लोग? जब हम लोग DC एक्साइटेशन देते थे तो उसमें R हुआ, C हुआ लगाते थे, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स होता था वो हम लोग ने एनालिसिस किया था. वो DC सर्क्यूट में था. लेकिन अब AC सर्क्यूट में हम लोग क्या करेंगे? ये सप्लाई हम लोग क्या दे देंगे? AC सर्क्यूट का AC सप्लाई देंगे और इसमें एनालिसिस करेंगे. ये जो एलिमेंट है RC, RL, RLC, ये सब एलिमेंट चेंज करके हम लोग इसका रिस्पॉन्स देखने वाले हैं. ठीक है, और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग को यूज करना पड़ेगा फेजर के फॉर्म में. फेजर फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखना सीखेंगे. ठीक है, और इम्पीडेंस के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, इम्पीडेंस क्या होता है. और फिर फेजर फॉर्म हो गया, देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन. फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलो और या फिर फेजर, इस डोमेन में हम लोग कैसे लिखेंगे इक्वेशन, वो भी हम लोग देखने वाला है. ठीक है, मीन्स एक तरह से बोला जाए तो AC सर्किट होगा तो उसको हम लोग एनालिसिस फेजर के फॉर्म में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उससे हमारा इजी हो जाता है कैलकुलेशन. ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं. पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर कुछ, जैसे साइनोसॉइड. इसका मतलब क्या है? साइनोसॉइड का मतलब हो गया बोथ कोसाइन एंड साइन वेव फॉर्म. इसका मतलब क्या हो गया? बोथ कोसाइन एंड साइन वेव फॉर्म. ठीक है, साइनोसॉइड हो गया. साइनोसॉइडल वोल्टेज एंड करंट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये क्या रेफर करेगा? साइनोसॉइडल वोल्टेज एंड करंट ये रेफर करेगा AC वोल्टेज एंड AC करंट रेस्पेक्टिवली. समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जो AC वोल्टेज जो होते हैं, जैसे हमारे घर में हो गए, इन आवर होम या फिर ऑफिस में बोलो आप, और एवरीवेयर जो हमारा जो AC जो रहता है, AC जो सप्लाई होता है हमारे घर में, वो क्या होता है? वो साइनोसॉइडल इनपुट होता है. क्या होता है? साइनोसॉइड होता है. क्या होता है? साइनोसॉइड मीन्स हो सकता है कोसाइन या फिर साइन वेव फॉर्म. ठीक है, साइनोसॉइड होता है. अब ये साइनोसॉइड तो होता है, लेकिन सिंगल फेज जो होता है हमारा, सिंगल फेज वोल्टेज, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल फेज वोल्टेज को मान लीजिए इनपुट वोल्टेज VI है, तो एक मैग्नीट्यूड होगा VM इंटू, और ये साइन ऑफ ओमेगा T के साथ ये वेरी करता है. तो ये हमारा क्या है? सिंगल फेज, एक फेज जो वोल्टेज हमारा सप्लाई होता है हमारे घर में या ऑफिस में, AC सप्लाई जो होता है वो इस तरह के फॉर्म में रहता है, जिसमें VM क्या हो गया आपको? ये VI क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है? मीन्स किसी भी इंस्टेंट पे आपका जो वोल्टेज होगा वो दिया है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. VM क्या है? ये आपका हो गया मैक्सिमम वोल्टेज. VM हो गया मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है, अब ये देखिए, ये ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा हो गया आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2πf. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2πf भी लिखते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब कुछ है, जैसे AC वोल्टेज है तो हमारे घर में या आउटलेट में जो रेटेड वोल्टेज होता है वो कितना का रेटेड होता है? वो 230 वोल्ट AC, 230 वोल्ट AC सप्लाई. और ये जो AC सप्लाई जो होता है 230 वोल्ट, ये RMS सप्लाई होता है, RMS वोल्टेज होता है. ये क्या होता है? RMS. तो अब
आरएमएस वोल्टेज का क्या है फॉर्मूला, आरएमएस इक्वल टू Vm/√2 होता है, जो Vm/√2 ये कौन सा वेव फॉर्म के लिए हो, फॉर साइनोसॉइडल। ऐसा नहीं कि अगर स्क्वायर है तो ये सेम लिख देंगे, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। साइनोसॉइड वेव फॉर्म के लिए Vm/√2 कर देते हैं Vrms निकालने के लिए। तो Vrms क्या है, Vrms जो लिखें ये क्या है आपका, इट इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इट इज also a DC इक्विवेलेंट वोल्टेज। और ये क्या होता है, DC इक्विवेलेंट वोल्टेज भी होता है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हमने आरएमएस का क्या बोला, क्या आरएमएस वैल्यू वो वोल्टेज वैल्यू होता है जिससे यदि उतना ही करंट अगर रजिस्टर के थ्रू पास किया जाए डीसी करंट, तो सेम हीट जो है ना डिसिपेट होता है इन रजिस्टर। इसलिए आरएमएस वैल्यू क्या हो गया, एक तरह से बोला जाता है ये डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह से डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया। समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा कि जिसको नीड है, मीन्स ये लेक्चर्स देखने का, जो बहुत ही चाहते हैं कि फ्री में लेक्चर देखें या फिर क्वालिटी लेक्चर देखें, तो आप उनको भी हेल्प मिलेगा यदि उनको ये पता चलेगा, या फिर वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट क्या है, आरएमएस है, और ये क्या है आपका डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज भी होता है। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं मेन पॉइंट। वो तो बेसिक था हमारा। अब मेन पॉइंट क्या है, अगर हमारा साइनोसॉइडल एक्साइटेशन था, अगर हमारा, लिख देता हूँ मैं पॉइंट 10 विथ साइनोसॉइडल एक्साइटेशन। मान लीजिए साइनोसॉइडल एक्साइटेशन है, साइनोसॉइडल एक्साइटेशन आप दिए हैं किसी सर्किट को, इसका मतलब वो क्या है आपका फोर्सिंग फंक्शन हो गया। फोर्सिंग फंक्शन क्या हो गया, जो आप एक्साइटेशन दे रहे हैं। फोर्सिंग फंक्शन अप्लाइड टू अ सर्क्यूट एज इन केस ऑफ डीसी। जब हम लोग डीसी में जो एनालिसिस किए, एज इन द केस ऑफ डीसी एक्साइटेशन, जैसा कि हम लोग डीसी एक्साइटेशन में देखे थे, द रेस्पॉन्स कंप्राइजेज 2 पार्ट। क्या था रेस्पॉन्स, 2 पार्ट रेस्पॉन्स होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है नेचुरल रेस्पॉन्स, और दूसरा होता है आपको फोर्स्ड रेस्पॉन्स। समझे? विथ साइनोसॉइडल एक्साइटेशन जब दे देते हैं, फोर्सिंग फंक्शन रहता है। अप्लाइड टू अ सर्क्यूट, किसी सर्क्यूट को हम लोग देते हैं एसी सप्लाई, एज इन द केस ऑफ, जैसा कि डीसी एक्साइटेशन में हम लोग लिखते थे 2 पार्ट, नेचुरल रेस्पॉन्स और फोर्स रेस्पॉन्स। उसी तरह से जो हमारा एसी सर्क्यूट होगा, दैट इज़ द साइनोसॉइडल इनपुट जो देंगे, उसमें भी सेम 2 रेस्पॉन्स होंगे। कौन, एक नेचुरल रेस्पॉन्स होगा, एक फोर्स रेस्पॉन्स। नेचुरल रेस्पॉन्स में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा फोर्स रेस्पॉन्स है, जो हमारा इक्वेशन है, उसको होमोजीनियस इक्वेशन बना देते थे बाय इक्वेटिंग द फोर्सिंग फंक्शन एज 0। ठीक है, और फोर्स रेस्पॉन्स में हम लोग फाइंड आउट करते थे। और वी कैन से, लेकिन और क्या कह सकते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 2 टाइप का सॉल्यूशन आता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो फोर्स रेस्पॉन्स जो हम लोग निकालते हैं वो पार्टिकुलर इंटीग्रल से, और नेचुरल रेस्पॉन्स जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिकल हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल रेस्पॉन्स है इसको हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है, और जो फोर्स रेस्पॉन्स होता है उसको हम लोग स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स जो नेचुरल रेस्पॉन्स होता है, और या नेचुरल रेस्पॉन्स या फिर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, वो
थोड़ा टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, फोर्स रिस्पॉन्स या फिर साइनोसोइडल फोर्स रिस्पॉन्स या फिर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, मीन्स लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, समझ में आया इतना दूर। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। द नेचुरल मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में या रिवीजन करने में इजी हो। ठीक है, द नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव मीन्स बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, और ये इसका नेचर जो है, जो नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, इसका क्या होता है नेचर, होमोजीनियस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो है ना एक्सपोनेंशियली डिके होता है। अगर आप डीसी का जो ट्रांजिएंट एनालिसिस किए थे हम लोग, उसमें क्या था, e टू दी पावर माइनस a इंटू टी, इस तरह का फॉर्म में आता है। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिकेइंग हो गया, इस तरह से डिकेइंग होगा। ये एक्चुअली टच नहीं होता, थोड़ा इन्फिनिटी टाइम में इस तरह से डिकेइंग होता है ना। और ए का जो है कांस्टेंट वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय इनिशियल कंडीशन। तो इस तरह से ये डिके करता है। ठीक है, और इसका जो नेचर बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत ही मिली सेकेंड में बोल सकते हो आप, मिली सेकेंड तक ही रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग जो है ना अभी जो है मेनली हम लोग का फोकस रहेगा स्टडी स्टेट एनालिसिस, देखिए फोर्स रिस्पॉन्स हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, द नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज क्या है, शॉर्ट लिव है, विच इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू अस। इसलिए हम लोग को अभी इसका इंटरेस्ट मीन्स ज़रूरत नहीं है। जब ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम में हम लोग को इसका यूज होगा। ठीक है, वी आर मेनली कंसर्न with the long term steady state or we can say force response the steady state response of a circuit, the steady state response of a circuit यहाँ पर हाईलाइट मैं एक पॉइंट करना चाहता हूँ। ये जो सर्क्यूट है यहाँ पर स्पेशली है लीनियर सर्क्यूट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी सर्क्यूट हो। तो जो द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स और वी कैन से फोर्स रिस्पॉन्स जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्क्यूट मीन्स लीनियर सर्क्यूट हैज़ द सेम फॉर्म एज द फोर्सिंग फंक्शन। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इट इज साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी थ्रू द एम्पलीट्यूड दाउ THOUGH, क्या ये THOUGH दाउ द एम्पलीट्यूड एंड द फेज में वेरी, फेज में चेंज इन अदर वर्ड द वोल्टेज और साइनोसॉइडल ऑफ द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो बोल रहे हैं, नेचुरल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो क्या होता है, शॉर्ट लिव, ये मैंने बार बार बताया हूँ, क्योंकि e⁻⁻at का फॉर्म में था जो हम लोग डीसी सर्किट में देखे। तो वो क्या होता है, टाइम के साथ ये धीरे धीरे डीके होता है और फाइनली बहुत ही कम मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत कम ही ट्रांजिएंट करते हैं, कभी कभी करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, और मेनली कंसर्न हम लोग क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टडी स्टेट, जिसको फोर्स रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं, जो स्टडी स्टेट है या फोर्स रिस्पॉन्स है उस पर हम लोग मेनली फोकस रहेगा। ठीक है, और हम लोग को ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को पता है, क्या पता है, द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सर्क्यूट हैज़ द सेम फॉर्म। मतलब अगर कोई लीनियर सर्क्यूट है, अगर कोई लीनियर सर्किट है, अगर आप उसमें एसी सप्लाई कर रहे हो, मीन्स जिस टाइप का आपका इनपुट रहेगा उसी तरह का आपका आउटपुट भी उसी टाइप का रहेगा। मीन्स अगर आप साइन का वेव फॉर्म अगर अप्लाई किए हो इनपुट में, तो आउटपुट में कौन सा वेव फॉर्म होगा, वो भी साइन का ही वेव फॉर्म होगा। लेकिन क्या है, लेकिन ये है क्या, आपका या तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, एम्पलीट्यूड, या फिर एंगल चेंज हो जाए। मतलब अगर मान लीजिए ये लीनियर सर्किट है, अगर आपने यहाँ पर इनपुट दिया ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी इनपुट दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, ए है तो हो सकता है बी हो, और ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव हो जाए। मीन्स एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो सकता है या फिर फेज। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, एम्पलीट्यूड एंड फेज में भी चेंज, ज़रूरत नहीं है चेंज हो, लेकिन चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर लीनियर होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर लीनियर सर्किट है, अगर आपका जो इनपुट है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से या फिर फ्रीक्वेंसी से, वही एम्पलीट्यूड, वही फ्रीक्वेंसी से आपका आउटपुट में जो एक्साइटेशन मीन्स वोल्टेज या करंट है आउटपुट में, वो भी सेम ही फ्रीक्वेंसी रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज एंगल में भी चेंज। तो ये हो गया आपको ट्रांजिएंट का बेसिक फंडा, समझ में आया। ठीक है, ओके, अब देखिए अब क्या है, समझ में आ गया, ये सब ध्यान में रखना है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, डाई आउट, इसलिए हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पे, मेनली फोकस करेंगे हम लोग ट्रांजिएंट या फिर स्टडी स्टेट एनालिसिस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओके, और फेजर क्या होता है, फेजर क्या होता है बताइए, फेजर क्या है, फेजर में क्या है, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड द एंगल दोनों हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपको फेजर। ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, हम लोग जाएंगे किस पे, फेजर मेथड, किस पे जाएंगे, फेजर मेथड से हम लोग एनालिसिस करेंगे। फेजर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी स्टेट एनालिसिस। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, फोर्स रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, स्टडी स्टेट साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट साइनोसॉइडल सर्किट एनालिसिस करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, फेजर मेथड से। अगर आप फेजर मेथड का यूज कर रहे हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये क्या कर देता है, रिड्यूसेस द सर्किट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन उसको क्या कर देगा, टू अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा, अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अल्जेब्रिक फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब अल्जेब्रिक फॉर्म में आया तो विच कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, जिसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड।
मैनिपुलेटेड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट, ऑब्टेन द डिजायर्ड सॉल्यूशन, ऑब्टेन द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप फेजर मेथड से सॉल्व नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। मीन्स मैथमेटिकल का लंबा प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेजर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ द कुछ जो है सर्किट हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उस सर्किट का देखेंगे, जैसे मैंने डीसी सर्किट में एनालिसिस किया बहुत सारा सर्किट का, उसी तरह से अब हम लोग एसी सर्किट में करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कुछ फेजर का था, फेजर के बारे में अभी तुरंत हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि मान लीजिए आपका इनपुट है, वोल्टेज इनपुट मान लीजिए √2 इंटू वी मीन्स RMS वोल्टेज इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, मान लीजिए इस तरह का आपका इनपुट है। ठीक है, RLC सर्किट जो भी है वो क्या हो गया, मान लीजिए एक्साइट किया, आप किससे किए हैं एक्साइट, ये क्या आप एक्साइट साइनोसॉइडल इनपुट से एक्साइट किए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, फेजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। V ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ, क्या लिखते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था, मैं इसलिए लिख रहा हूँ फिर से ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और आप जो लास्ट लेक्चर में पढ़ो उसको रिलेट कर सकें। RE मतलब रियल पार्ट हो गया, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यूलर्स फॉर्मूला के यूज से। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, और इसमें पोलर फॉर्म क्या था, ये हमारा क्या है फेजर, ये तो हो गया रोटेशन, ये ओमेगा वेलोसिटीज क्या करता है, रोटेट कौन करता है, रोटेट फेजर, और रियल पार्ट इसलिए लगाएं ताकि इससे हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो अगर मान लीजिए V ऑफ टी हमारा किस में, टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन में है। ठीक है, तो अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन करना है, ट्रांसफॉर्म टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, V फेजर इंटू e⁻j⍵t, सिंपल, समझ में आया, ओके। और क्या लिख सकते हैं इसको, ये ओमेगा का e⁻j⍵t, इसको हम लोग रिडंडेंट है क्योंकि j⍵ टर्म जो है ना आपको इनपुट में भी वही आएगा और आउटपुट में भी सेम आता है, क्यों समझे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है। ठीक है, इसलिए ये भी रिडंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, V फेजर का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ V एंगल विथ थीटा, एंगल थीटा, ये हो गया हमारा V फेजर। समझ में आया, ओके। हाँ, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो V है, ये यहाँ पर V क्या हो गया, ये V हो गया आपको RMS वैल्यू। अगर यदि फेजर को अगर यदि पीक वैल्यू में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, √2 इंटू V फेजर और √2 इंटू V का मॉड इंटू एंगल थीटा, इस तरह से हमको लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि किसके फॉर्म में हमको लिखना है, यदि RMS तो RMS, फेजर तो फेजर, किसी एक चीज़ में लिखना पड़ेगा। समझ में आया। सो हम लोग टाइम डोमेन में V ऑफ टी जो कि कॉम्प्लेक्स है इतना लंबा चौड़ा, उसको हम लोग डायरेक्टली किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फेजर मीन्स सिंपल V फेजर के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड V और एंगल थीटा। मीन्स फेजर क्या, फेजर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम लोग एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द फेजर। और उस फेजर को अगर हम लोग ग्राफिकली अगर आप प्रेजेंट करते हो किसी भी फेजर को, तो वो क्या हो जाएगा आपका फेजर डायग्राम, सिंपल। तो ये इतना कंसेप्ट है, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर
वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्कशन, मीन्स फर्स्ट सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो इसलिए पहला सर्किट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सर्किट क्या है? रेजिस्टेंस एक्साइटेड बाय, हम लोग ये सब देख चुके हैं किस में, डीसी सर्किट एनालिसिस में, उसमें हम लोग देख चुके हैं कैसे एनालिसिस किए थे, याद है ना। उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे इसमें, एसी सर्किट के एसी सप्लाई के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक्साइटेड बाय साइनोसॉइडल वोल्टेज पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। V ऑफ टी हो गया, ये R हो गया, ये हो गया आपका I ऑफ टी, ठीक है। इस तरह से आपने इनपुट दिया है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन टाइम डोमेन। और V ऑफ टी क्या है? साइनोसॉइड का मतलब हो गया, आप बोलो तो ये वाला ले लेना आप इनपुट, V ऑफ टी इक्वल टू √2 इंटू V इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थीटा हो गया फेज शिफ्ट, मान लो इस तरह से इनपुट दिया हुआ है, और भी क्या हो गया? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपको इस तरह का सर्किट है, इसको हमको एनालिसिस करना है, मीन्स आई ऑफ टी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। आई ऑफ टी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग को एनालिसिस करना है। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको खुद आप एनालिसिस कर दो। पहले हम लोग क्या कर देंगे, जो डायग्राम है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन और फेजर फॉर्म। कन्वर्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो ये टाइम डोमेन में आप डायग्राम बनाओ, आप इसको इस तरह से कर दो और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन का डायग्राम बना दो। कैसे होगा? एसी इनपुट है, इसमें आर को हम लोग आर ही लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या फिर फेजर फॉर्म में आर को हम लोग क्या लिखेंगे? आर ही। क्यों लिखेंगे आर को आर ही? क्योंकि आर जो है हमारा रियल पार्ट है, ओनली रियल वैल्यू है। आर क्या हमारा? रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर एंगल 0 डिग्री, इसलिए आर फेजर को आर ही लिखते हैं, ठीक है। कोई डाउट? और इसको भी जो है V ऑफ टी, इसको हम लोग लिखेंगे V फेजर, ओनली V फेजर। और जो हमारा करंट है आई ऑफ टी, जो इंस्टेंटेनियस करंट है जो टाइम डोमेन में है, उसको हम लोग लिखेंगे आई फेजर, सिंपल, ठीक है। और दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया आपको सर्किट, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और वी कैन से इन फेजर फॉर्म। समझ में आया? इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और इन फेजर फॉर्म। कोई डाउट है इसमें? अब सर्किट को तो आपने कन्वर्ट कर दिया, अब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। हम लोग इसमें 2 इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ब्लैक, ओके। सो फॉर दिस वन टाइम डोमेन के लिए अब हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं इन टाइम डोमेन। देखिए कितना इजी हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने से। इन टाइम डोमेन हमारा इक्वेशन क्या होगा? केवीएल इक्वेशन बताइए। V ऑफ टी विल बी इक्वल टू I ऑफ टी इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट? ये सिंपल है टाइम डोमेन, इसमें आप KVL लगा दो, जो भी लगाना है आप सिंपली ये लिख सकते हो इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग किसके लिए इक्वेशन लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए। सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन व्हाट वी कैन राइट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और वी कैन से इन पोलर फॉर्म व्हाट वी कैन राइट। V ऑफ टी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V ऑफ टी को V फेजर से हम लोग लिखेंगे। और या फिर इसको हम लोग V ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं? V फेजर इंटू ई टू डी पावर j ओमेगा टी। और I फेजर को हम लोग I इंस्टेंटेनियस वाली करंट को क्या लिख सकते हैं? I फेजर इंटू ई टू डी पावर j ओमेगा टी, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी हो। और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ओम लिखते हैं, वो क्या है? सिर्फ रियल पार्ट है। इंडक्टर में क्या है? सिर्फ रिएक्टिव पार्ट है,
कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजनरी पार्ट है सिर्फ, लेकिन इसमें रियल पार्ट है। रियल पार्ट को कैसे लिखेंगे, एंगल के टर्म में, आर एंगल 0 डिग्री, इसलिए आर को आर ही लिखेंगे। समझ में आया इतना दूर। अब देखिए e⁻j⍵t और ये दोनों क्या रिडंडेंट है, क्यों है, क्योंकि दोनों साइड सेम है। जैसा आप सप्लाई दोगे वैसा ही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगा। मीन्स उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या हो रहा है, वेवफॉर्म रोटेट हो रहा है। रोटेट मीन्स फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, ऑसिलेट करता है। फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और पोलर फॉर्म में वो रोटेट करता है, ठीक है। पोलर मीन्स ये फेजर डायग्राम में वो क्या करता है, रोटेशन मानते हैं हम लोग ओमेगा से। तो ये दोनों सेम है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट। सो भी फेजर इक्वल टू आई फेजर इंटू आर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आपको कहीं डाउट है, ठीक है। तो फेजर फॉर्म में हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी डोमेन और इन फेजर फॉर्म। सो सिंपली हम लोग क्या किए, फेजर फॉर्म में अगर लिखना है वी ऑफ टी इक्वल टू आई टी इंटू आर टी, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं इन द फेजर फॉर्म। समझ में आया, ठीक है। और आर क्या आपका रेजिस्टेंस है, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज और लिख देता हूँ मैं, और आई इक्वल टू जी इंटू वी फेजर। अब बताइए इसमें जी क्या है, व्हाट इज जी, जी हो गया कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। जी क्या आपका कंडक्टेंस। सो फेजर फॉर्म इक्वेशन को अगर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कहीं भी चूक नहीं करना, ठीक है। जी क्या है, हमारा कंडक्टेंस है, ठीक है। कहीं कन्फ्यूजन है नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फेजर फॉर्म इक्वेशन है इसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपको, फेजर डायग्राम, दैट विल बी फेजर डायग्राम। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट, मीन्स विच सर्किट, दिस वन, इन द फेजर फॉर्म। सो क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लीजिए आपने लिया है वोल्टेज, ये क्या लिया, वोल्टेज फेजर। V इक्वल टू क्या है, आई फेजर इंटू आर। तो आर का तो कुछ है नहीं, रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई फेजर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो आई फेजर इंटू आर यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, V फेजर और आई फेजर क्या होगा, दोनों एक ही फेज में होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक ही फेज में है। सो आई फेजर का भी वैल्यू क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। सो आई फेजर एंड वी फेजर क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर द आर सर्किट, फेजर डायग्राम। और दिस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस वन। पहले आप आई बना लो, ओके। और आई इक्वल टू क्या होगा, वी फेजर इक्वल टू आई फेजर इंटू आर फेजर। तो ये हो गया आपको ओरिजिन मान लेना, और ये हो गया आपको फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव सर्किट और एवब सर्किट। और इसमें ध्यान रखिएगा आर का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। क्यों माने हम लोग ग्रेटर देन 1, इसलिए माने हैं क्योंकि वी फेजर इज ग्रेटर देन आई फेजर होगा, तभी वी फेजर हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आई होगा। इसलिए हम लोग इसका लेंथ जो है ना थोड़ा बढ़ा दिए, इसलिए लेंथ क्या है, वी फेजर का आई फेजर से थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है। समझ गए, मीन्स लेंथ वाइज ही हम लोग यहाँ पर अगर कंपेयर कर रहे हैं तो लेंथ वाइज भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट से। और वी फेजर और आई फेजर में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये एक ही फेज में है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस एक्साइटेड बाय द साइनोसॉइडल वोल्टेज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप का सर्किट तो सिंपल इस तरह से हम लोग फॉर्म कर देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, वी फेजर इक्वल टू आर इंटू आई फेजर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा दोनों, यहाँ से हम लोग आई फेजर का वैल्यू
फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट आई फेजर। आई फेजर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आई ऑफ टी हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, आई ऑफ टी कैसे निकालेंगे बताइए। जैसा हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज हमारा क्या है कोसाइन के फॉर्म में, इसलिए ये भी वही होगा। और आई फेजर का मतलब क्या हो गया, आई फेजर का कुछ इस तरह से आएगा, एंगल आई, एंगल मान लीजिए फाई, एंगल क्या है फाई, इस तरह का मान लीजिए आया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ये मान लीजिए ये जो करंट है ये आपका आरएमएस वैल्यू है। तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस किस कैसे फॉर्म में लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर पिक मैग्नीट्यूड वीएम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद जो हमारा वेव फॉर्म का नेचर है वो, और उसके बाद फेज शिफ्ट, सिंपल। क्योंकि ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए आप, आई इंटू √2, क्योंकि ये कोसाइन या साइन है। अब भी का क्या था नेचर, भी का हमारा नेचर है कॉस का, ये वाला नेचर है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो भी का क्या है कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ओमेगा टी प्लस थीटा, यही हमारा कॉस। लेकिन यहाँ पर फेज एंगल क्या है फाई, तो इसलिए प्लस फाई। तो सिंपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया आई ऑफ टी। समझ में आया। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से, फेजर से इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया। मीन्स जो हमारा फेजर का जो मैग्नीट्यूड है उसको √2 से, और कॉस तो ये वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म का नेचर, और जो ओमेगा टी जो हमारा यहाँ तक तो था ही वोल्टेज, लेकिन फाई क्या हो गया क्रिएट हो, ठीक है। इस केस में फॉर दिस केस फाई क्या है हमारा 0 डिग्री, क्योंकि फेज एंगल वोल्टेज और करंट में क्या है सेम, इसलिए फाई क्या हो गया 0। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट आई ऑफ टी, आई √2 इंटू कॉस ऑफ सेम, दैट इज ओमेगा टी प्लस थीटा। सिंपल। कोई डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब देखिए, अगर ये फेजर डायग्राम है जो कि मैंने बनाया है, इसमें जो ये जो फेजर है वोल्टेज फेजर, ये भी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट फेजर ये भी रोटेट कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। लेकिन हम तो अभी दिखाएं ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेकिन आप अगर डायग्राम में देखो तो वो दोनों क्या है स्टैटिक है। क्यों, क्योंकि दोनों फेजर जो है रोटेट हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम डायरेक्शन में, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा 0। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं, दोनों वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। समझ में आया। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोनों का, दैट विल बी 0। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये पहला सर्किट था, इसलिए मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अब यहीं से एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे पावर फैक्टर इसका क्या होगा, सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है कॉस इंटू फाई। फाई मीन्स फाई क्या है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पावर फैक्टर, व्हाट इज दिस पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर, वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर। तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर में जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होता है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉस इंटू फाई। ये हो गया पावर फैक्टर का, ये हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे बाद में, ठीक है। पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड द करंट फेजर, और इट इज़ गिवन एज कॉस ऑफ फाई। फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड द करंट फेजर। तो ये जो वोल्टेज फेजर है और ये करंट फेजर है, दोनों में एंगल कितना डिग्री है, फाई एंगल है, और वो कितना है 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर हमारा कितना होगा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया यूनिटी। तो पावर फैक्टर क्या कितना हो गया इसका, पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। समझ में आया। इतना दूर आपके लिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको इलाबोरेट किया है, अच्छे से बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल एनालाइज द सर्किट, एसी से ही एनालिस करेंगे। सेकेंड सर्किट दैट इज योर बी नंबर, दैट इज कैपेसिटेंस को।
कैपेसिटेंस एक्साइटेड बाय साइनोसॉइडल वोल्टेज। कैपेसिटेंस को एनालिसिस करेंगे, कैपेसिटेंस एक्साइटेड बाय साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे टाइम डोमेन में। ये हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया आपको करंट आई ऑफ टी, और ये वोल्टेज हो गया लेट इट बी वी ऑफ टी। ठीक है, ये क्या है, इन टाइम डोमेन। अब हमको इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो हम लोग जैसे उसमें एनालिसिस किए थे उसी तरह इसमें भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को हम लोग फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम बोलते हैं, ये फेजर सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इसका टाइम डोमेन में पहले इक्वेशन बताइए क्या होगा। टाइम डोमेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन टाइम डोमेन में इक्वेशन क्या क्या होगा बताइए, टेल मी व्हाट विल बी द टाइम डोमेन इक्वेशन, टेल मी क्या होगा। सिंपल केवीएल लगाना है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से फ्लो होगा करंट। सो व्हाट वी कैन राइट, वी ऑफ टी इक्वल टू 1/c, कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई डी टी का मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है आई ऑफ टी इंटू डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 इस सर्किट के लिए। ठीक है, उस सर्किट के लिए था, इस सर्किट के लिए इक्वेशन नंबर ये 1 ये हो गया। कोई डाउट? ठीक है, तो इन टाइम डोमेन में ये हो गया। अब इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू कन्वर्ट दिस सर्किट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो सेम ही होगा, कुछ नहीं, एलिमेंट क्या होगा सेम बनाएंगे हम लोग, ये भी सेम ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबको हमको फेजर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और इन फेजर फॉर्म। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग पहले सर्किट को लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स फ्रीक्वेंसी के टर्म। ये कैपेसिटेंस था, अब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो कैपेसिटेंस को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखते हैं, 1/j⍵c। कैसे लिखते हैं कैपेसिटेंस को, 1/j⍵c। और दिस इज, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/j को -j और 1/ω⍵c को x ऑफ c। x ऑफ c इज व्हाट, 1/ω⍵c। समझ गए, xc मीन्स 1/ω⍵c। समझ में आया। और ये जो करंट है इसको भी मान लेंगे हम लोग फेजर, आई फेजर, और वोल्टेज को मान लेंगे हम लोग वी फेजर। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, नाउ इन टाइम डोमेन, अब इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताइए, डायरेक्टली लिखेंगे। अब e⁻j⍵t का कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो वी ऑफ टी को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ताकि आपको इजी हो। वी ऑफ टी को हम लोग सिंपली लिखेंगे वी फेजर, सिंपल वी फेजर इंटू e⁻j⍵t होगा। लेकिन क्योंकि एक्साइटेशन और ये जो रेस्पॉन्स दोनों क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी से रोटेट या ऑसिलेट करता है, सो वी विल इग्नोर दैट वन e⁻j⍵t, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, ओके, यहाँ पर कोई आपको डाउट है? कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिए 1/c, अब इंटीग्रेशन ऑफ आई लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई। ठीक है, कैसे इग्नोर होगा वो भी देखेंगे। तो वी फेजर इंटू e⁻j⍵t होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी। आई टी क्या लिखेंगे, आई फेजर इंटू e⁻j⍵t इंटू डी ऑफ टी। सिंपल ये लिखेंगे। कोई डाउट है आपको? समझ में आया? ये यहाँ पर कोई किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ये वीडियो सब शेयर कीजिए, ताकि जिसको नीड है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जिसको इस टाइप का वीडियो का रिक्वायरमेंट है, तो उसको ईजिली मिल जाए, ठीक है, और उसको भी तो पता चले, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसको अब क्या कीजिए, आप इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि आई फेजर है, आई फेजर को हम लोग बाहर लिखेंगे, ठीक है। आई फेजर मीन्स क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड है, आई फेजर को बाहर लिखेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी और वी कैन से टाइम का ये है फंक्शन, और ये भी टाइम का, सो इट विल बी इंटीग्रेटेड। सो क्या लिखेंगे, आई फेजर बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ए एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a इंटू ई टू द पावर ए एक्स। देखिए ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स बाय ए। समझ गए, ये इंटीग्रेशन हुआ। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, जे ओमेगा हो गया ए, तो 1/j ओमेगा हो जाएगा। सो आई फेजर बाय 1/j ओमेगा इंटू सी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। समझ में आया। अब देखिए ई टू द पावर जे ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, वी फेजर इक्वल टू आई फेजर बाय जे ओमेगा सी, और दिस कैन रिटर्न एज क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस जे इंटू एक्स ऑफ सी इंटू आई फेजर। समझ में आया। और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 वेयर एक्स ऑफ सी क्या है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। समझ गया। और एक्स सी का यूनिट क्या होता है, ओम, यूनिट क्या होता है, ओम। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सो इन फेजर फॉर्म व्हाट वी कैन राइट, वी फेजर इक्वल टू माइनस जे इंटू एक्स सी इंटू आई फेजर। सिंपल, ये हो गया फाइनल कंक्लूजन। और व्हाट वी कैन राइट, आई फेजर विल बी इक्वल टू जे ओमेगा सी इंटू वी फेजर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जे इंटू बी ऑफ सी इंटू वी फेजर। ठीक है, ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। समझ गए। जहाँ पर बी ऑफ सी क्या है, सबसेप्टेंस। बी ऑफ सी क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। यूनिट क्या है, मोह, मीन्स मोह, ओम का उल्टा मोह, और इसका वैल्यू कितना है, ओमेगा इंटू सी। ठीक है, ये हो गया सबसेप्टेंस को लिखने का तरीका। और एक बात बता दें, एक्स ऑफ सी क्या था, ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट था ओम, और इसका वैल्यू था 1/ओमेगा सी, और ये हो गया 1/एक्स ऑफ सी। समझ में आया। अगर आप कोई भी डाउट है तो ये सब याद रखना है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, ओमेगा सी होता है, यूनिट क्या है, मोह। ये सब भी बहुत सारा क्वेश्चन में एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। सिंपली यूनिट, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। समझ गए। सो नाउ ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। इन द फेजर इक्वेशन, ये क्या हो गया, आपको फेजर फॉर्म बोलते हैं, या फेजर इक्वेशन बोलो, या फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन बोलो, या फिर फेजर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेजर फॉर्म। इसको या फिर इसको, दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेजर, क्योंकि सभी क्या है, फेजर फॉर्म में है। ठीक है। अगर फेजर फॉर्म आ गया इक्वेशन, तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो फेजर डायग्राम होगा। सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। सो अब देखिए, वी फेजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड वी एंगल कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। वी फेजर को मान लीजिए आप कुछ भी ले लो, आप क्या ले लो बताइए। वी फेजर को आप एंगल फाई ले लो, ठीक है। अब आई फेजर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई फेजर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल,
एंगल क्या लोगे आई फेजर का, आई फेजर को मान लीजिए आप 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया रेफरेंस, ठीक है। और जे एक्स ऑफ सी, एक्स ऑफ सी जे एक्स सी, एक्स सी क्या हो गया आपको, एक्स सी हो गया आपको रियल टर्म, रियल वैल्यू, लेकिन माइनस जे जो लिखे हैं इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे एंगल में, -90 डिग्री। अगर जे होता है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल 90 डिग्री। सो मॉड ऑफ एक्स सी, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा ये एक्स सी मॉड हो गया -90 डिग्री, समझ में आया। सो ये क्या हो जाएगा एक्स ऑफ सी एंगल ऑफ -90 डिग्री। अब देखिए जब भी इस तरह का एंगल होता है, एंगल ये और ये दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ता है। अगर एंगल यदि प्रोडक्ट में है तो वो दैट विल बी एडिटिव होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई वेक्टर इंटू एक्स ऑफ सी, एंगल कितना हो जाएगा 0 प्लस करेंगे 90 डिग्री, सो इट विल बी मॉड ऑफ आई ऑफ एक्स सी एंगल ऑफ -90 डिग्री। सो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा आपको -90 डिग्री। और व्हाट वी कैन से, अच्छा ठीक है, पहले इसका फेजर डायग्राम बनाइए क्या हो गया। सो आप कुछ भी आप रेफरेंस ले लो, मान लो आपने करंट को एज अ रेफरेंस लिया है, यहाँ पर तो मैंने लिख ही दिया करंट एज रेफरेंस, तो 0 डिग्री बनाइए इसको करंट को, तो ये हो गया आपको आई फेजर जिसका वैल्यू है मॉड एड एंगल 0 डिग्री, तो ये हो गया आपको रेफरेंस हो गया करंट फेजर, ठीक है। अब वोल्टेज फेजर क्या बोल रहा है, वोल्टेज भी एंगल फाई बोलो, या फिर वोल्टेज फेजर क्या होगा करंट और उससे -90 डिग्री है। -90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, वो नीचे जाएगा। -90 डिग्री कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा सिंपली, ये क्या होगा ये -90 डिग्री हो गया। सो आई तो ये हो गया, इसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कौन वोल्टेज। यहाँ पर भी देखो भी मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल कितना हो गया फाई कितना है -90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपको भी फेजर का मतलब क्या हो गया मॉड भी एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ माइनस, ये क्या किसके रेस्पेक्ट में है, करंट फेजर के रेस्पेक्ट में, एंड फ्रॉम दिस फाई इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए इसमें लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग करंट क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, किसको लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और वोल्टेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, ये लैग कर रहा है, लैग किसको कर रहा है, करंट बाय 90 डिग्री। लैग मीन्स पीछे, लैग मीन्स क्या देखेंगे, यदि करंट है यहाँ पर तो इसके पीछे क्या है वोल्टेज, सो ये क्या करेगा वोल्टेज पीछे है इसलिए लैग करेगा, ठीक है। सो इन कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या हो गया, करंट क्या हो गया, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये प्योर कैपेसिटिव, इसमें सिर्फ क्या कैपेसिटेंस, इसलिए प्योर कैपेसिटेंस। तो इतना दूर आपको समझ में आया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और भी फेजर का वैल्यू कितना है -j XC इंटू आई फेजर, यही है ना वैल्यू, समझ में आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम लोग ने किसको रेफरेंस माना था, वोल्टेज करंट को। अब मान लीजिए लेट भी फेजर बी रेफरेंस, वोल्टेज को आपने रेफरेंस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपको भी फेजर हो जाएगा जो 0 डिग्री होगा। अगर ये भी फेजर हो गया तो करंट का वैल्यू क्या था, करंट फेजर क्या निकला था हमारा बताइए, जे ओमेगा सी इंटू भी कैप, जे ओमेगा सी इंटू भी फेजर कहाँ से आया, यहाँ से इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3 से, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, भी आपका रेफरेंस हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये भी एंगल 0 डिग्री, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 डिग्री रिप्रेजेंट किया। और ये जो है ये कितना है +90 डिग्री हो गया, और ये भी फेजर क्या है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या होगा +90 डिग्री, तो करंट का कितना एंगल हो जाएगा +90 डिग्री होगा। सो 90 डिग्री यहाँ पर होगा प्लस में,
एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको करंट फेजर, जिसका वैल्यू होता है जे ओमेगा सी इंटू वी फेजर, समझ गए। और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज जे इंटू बी ऑफ सी इंटू वी, क्या बी ऑफ सी क्या है सबसेप्टेंस। तो वोल्टेज फेजर एंड द करंट फेजर का ये फेजर डायग्राम हुआ। और यहाँ पर देखिए फाई जो हो, फाई क्या है फेज एंगल बिटवीन द टू फेजर्स, दैट इज वोल्टेज एंड द करंट फेजर। सो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ फाई, तो पावर फैक्टर क्या होगा 0। सो पावर फैक्टर क्या होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया बेसिक सर्किट के लिए हो गया एनालिसिस, क्या आप कैसे एनालिसिस करोगे कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जे माइनस जे इंटू एक्स ऑफ सी, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड और एंगल मीन्स फेजर फॉर्म में वो हो जाएगा। फेजर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा क्योंकि ये ओमेगा है। और फेजर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए, मॉड ऑफ एक्स सी एंगल ऑफ -90 डिग्री, ये हो गया फेजर। वोल्टेज को वो डिपेंड करेंगे क्या, किसको आप रेफरेंस मांग रहे हो, जिसको भी रेफरेंस लोगे उसको 0 लेके आप बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर सेकेंड सर्किट। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड सर्किट। व्हाट इज थर्ड सर्किट, थर्ड सर्किट इज फॉर द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एक्साइटेड बाय साइनोसॉइडल वोल्टेज। साइनोसॉइडल वोल्टेज से आप मान लो एक्साइट कर रहे हो तो इंडक्टेंस को, तो वो क्या रिजल्ट देगा आपका, ये क्या हो गया वोल्टेज हो गया, ये हो गया आई ऑफ टी, ये क्या हो गया इंडक्टर। ये आपका सर्किट दिया हुआ, इसको आपको एनालिसिस करना है। ऊपर वाला केस में भी हम लोग ने देखा, कहाँ गया इक्वेशन जो लिखे थे, ये देखिए इंटीग्रेशन का था, इसको तो हम सॉल्व नहीं किया, हम लोग सिंपली फेजर फॉर्म में लेके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाता है बस। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, सो बार बार इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आप लोग को क्या है, क्या जो भी हम पढ़ाते हैं जितना भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, और ये जो है जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फॉर द टेक्निकल साइड सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल जहाँ भी पूछता है, जैसे रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, और सब भी बहुत सारा एग्ज़ाम है जहाँ पर इसका यूज होगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको थियोरेटिकल पोर्शन के लिए आप यहाँ से लेक्चर देखो, और जितना आप प्रैक्टिस करो इसी के बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन है उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो इंडक्टेंस क्या होगा, एक्साइटेड बाय द साइनोसॉइडल वोल्टेज। और आप इस चैनल को जो ना बहुत जगह सब ये शेयर भी करो, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो नीडी है, जिसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा, तो इनको भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उनको भी क्या होगा, बेनिफिटेड होगा ये सब वीडियो देख के, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि नीडी वन को प्राप्त हो सके, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं
इंडक्टेंस एक्साइटेड बाय द साइनोसॉइडल। ये आपका मान लीजिए पहले सर्किट हो गया, ये कौन सा सर्किट हो गया, इन द टाइम डोमेन। कोई डाउट आपको इसमें? टाइम डोमेन में सर्किट हो गया, ठीक है। अब हमको इसका एनालिसिस करना है, टाइम डोमेन में है तो इसको हमको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइम डोमेन में पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इन टाइम डोमेन इक्वेशंस, इक्वेशन इन टाइम डोमेन, ठीक है, जैसे हम लोग पहले एनालिसिस किए। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी ऑफ टी, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। सो व्हाट वी कैन राइट, वी ऑफ टी इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये सिंपल इक्वेशन होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने का, ठीक है। वी टी इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई डाउट? अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करेंगे। कैसे होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सी, ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताइए, ताकि हम लोग इजीली एनालिसिस कर सके सर्किट को, ठीक है। टाइम डोमेन में तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हम लोग इजीली एनालिसिस कर सकें। आप देखिए टाइम डोमेन में आपको क्या इंटीग्रेटर आ रहा है, डिफरेंशिएटर आ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको क्या आ रहा है, कुछ नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन आ रहा है, जोड़ घटाव, एडिशन सब्सट्रैक्शन, सिंपल इक्वेशंस आ रहा है, ठीक है। सो अब इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग इसको फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे, वी फेजर, और इसको हम लोग करंट फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग क्या लिखते हैं, इंडक्टर को जे ओमेगा एल, इंडक्टर को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे ओमेगा एल, और जे इंटू एक्स ऑफ एल। एक्स ऑफ एल क्या है, एक्स ऑफ एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको क्या होता है, इसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल। उसी तरह बी ऑफ एल होता है, वो क्या होता है, ससेप्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टिव ससेप्टेंस, क्या होता है ये, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/x ऑफ एल और 1/ओमेगा एल। यूनिट क्या होगा ससेप्टेंस का, मोह, और ये इंडक्टेंस का ओम, ठीक है। ये जैसे कैपेसिटिव में था उसी तरह ये इंडक्टर का होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर डाउट है, अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। आप ईमेल पे ईमेल भी भेज सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपको फेजर, ये हो गया इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर द we are going to derive the equation for the frequency domain में डिराइव कैसे करेंगे और इस सर्किट पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो टाइम डोमेन में है तो उसको हम उसी से हम लोग चलेंगे। वी ऑफ टी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी फेजर इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल टू एल इंटू डिफ्रेंसिएशन है डी बाई डी टी। अब यहाँ पर देखिए आई ऑफ टी, ये क्या है, आई ऑफ टी जो करंट फ्लो हो रहा है, और आई ऑफ टी हमको हम लोग क्या लिखते हैं, आई फेजर इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, सिंपल। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, एल इंटू ई टू दी पावर ए थीटा ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स ही आता है, दैट इज़ द डिफ्रेंशिएशन फार्मूला, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। सो एल को आप कांस्टेंट करो, आगे निकालो इसको, तो एल इंटू आई फेजर हो गया, और ई टू दी पावर जे ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करो तो जे ओमेगा हो जाएगा बस, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, और दिस कैन बी रिटन एज जे ओमेगा एल आई फेजर इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। और यहाँ से देखिए ई टू दी पावर जे ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी फेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल इंटू आई फेजर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी फेजर विल बी इक्वल टू एक्सएल जे एक्सएल इंटू आई फेजर। समझ में आया? सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर फॉर्म,
फेजर फॉर्म और या फिर बोलेंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन। सिंपल है, वोल्टेज को वोल्टेज फेजर से, करंट को करंट फेजर से और कैपेसिटेंस को फेजर फॉर्म में, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, ये इंडक्टर को हम लोग जो कन्वर्ट किए हैं, ये वाला इंडक्टर को हम लोग जो कन्वर्ट किए हैं वो किसके फॉर्म में, जे ओमेगा एल के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। सो ये यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप ड्रॉ करो डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद आप फेजर डायग्राम भी बनाओ, फेजर डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन द फेजर डायग्राम फॉर द वोल्टेज एंड द करंट। लेट, इसमें भी दो होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं बताता हूँ, आई फेजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम जैसे उसमें किए थे, आई फेजर को माइनस जे इंटू बी ऑफ एल इंटू वी फेजर, और आपको समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ 1/j ओमेगा एल इंटू वी फेजर और माइनस जे बाय ओमेगा एल इंटू वी फेजर। समझ गए, ये हो गया आपको ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस के बारे में, समझ गए। बी ऑफ एल क्या है, इंडक्टिव ससेप्टेंस, जिसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा एल, जिसका यूनिट होता है ससेप्टेंस का मोह। समझ गए। तो इसका फेजर डायग्राम बताइए क्या होगा। फेजर डायग्राम हम लोग दो कंडीशन लेते हैं, या तो किसी एक को रेफरेंस मानना है ना, तो लेट वी वेक्टर एज रेफरेंस, वी फेजर एज रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, वी फेजर को रेफरेंस ले तो मैग्नीट्यूड एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी फेजर को ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया, वी फेजर, जिसका वैल्यू होता है वी एंगल 0 डिग्री। फेजर हो गया वी फेजर हो गया। अब करंट फेजर का वैल्यू क्या होगा, करंट फेजर क्या होगा बताइए। तो करंट फेजर का यहाँ से आप देखो इस इक्वेशन से, तो करंट फेजर क्या होता है, वी फेजर मॉड ऑफ, क्या होगा यहाँ पर देखो, आप यहाँ से देखो, ध्यान दो, तो वी फेजर इंटू बी ऑफ एल एंगल ऑफ -90 डिग्री, और वी फेजर का कितना हो जाएगा, वी मैग्नीट्यूड कितना है 0 डिग्री, और बी एल तो बी एल है मैग्नीट्यूड, और 0 -90 डिग्री क्या होगा, -90 डिग्री। सो आई फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -90 डिग्री। सो आई फेजर कहाँ जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस में चला जाएगा। आई फेजर का मतलब कितना है भाई, मॉड ऑफ आई एंगल ऑफ -90 डिग्री विथ रेफरेंस टू वोल्टेज, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वी इंटू बी एल, इसका मैग्नीट्यूड इंटू -90 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से फाई क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल, वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, माइनस में आ रहा है वोल्टेज एंड करंट में, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर चलोगे एंगल, ये देखो ये क्या क्लॉकवाइज चल रही थी, इसलिए -90 डिग्री। और एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, करंट आई लैक्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सिंपल है ये, कोई डाउट आपको, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लीड्स आई बाय 90 डिग्री। समझ गए, ये हो गया जब आप वोल्टेज एंगल क्या लेते हैं, रेफरेंस, वोल्टेज क्या लिए, रेफरेंस। अब देखिए इसी में हम लोग देखेंगे, जब आप लेट करंट को आपने रेफरेंस लिया, करंट को आप रेफरेंस लोगे तो क्या होगा, मॉड आई एंगल 0 डिग्री होगा, सिंपल होगा ना, ये मॉड एंगल 0 डिग्री। तो आपका वोल्टेज फेजर क्या हो जाएगा, वोल्टेज फेजर इक्वल टू क्या आता है, जे एक्सएल इंटू आई फेजर, ठीक है। तो वी फेजर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्सएल एंगल ऑफ 90 डिग्री इंटू आई फेजर एंगल 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री रेफरेंस माने इसलिए मॉड ऑफ आई इंटू एक्सएल एंगल ऑफ 0 यहाँ का और 90 यहाँ का, सो इट विल बी 90 डिग्री। सो वी फेजर क्या हो गया, +90 डिग्री में होगा, किसके साथ, करंट। सो मान लीजिए अगर ये करंट फेजर है जिसको आपने रेफरेंस माना है, आई एंगल 0 डिग्री और रेफरेंस, इसके साथ क्या होगा, वोल्टेज फेजर आपका 90 +90 डिग्री में होगा। सो ये आपका हो गया वोल्टेज फेजर, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज फेजर लीड्स करंट फेजर बाय 90 डिग्री, और व्हाट वी कैन राइट, आई फेजर लैक्स
वोल्टेज फेजर बाय 90 डिग्री। समझ गए? तो ये सिंपल मेथड हो गया, समझ गया? तो ये एनालिसिस हो गया आर एल सी के बारे में। एल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जे ओमेगा एल से। अब हम लोग समराइज करते हैं, एक टेबल बनाएंगे जो हम लोग का समरी टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है? समरी टेबल देखते हैं क्या है। सो मान लीजिए ये आपका टाइम डोमेन है, क्या है ये? टाइम डोमेन। टाइम डोमेन हो गया इधर, और इधर में आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है? टाइम डोमेन हुआ, फ्रीक्वेंसी डोमेन हुआ, ठीक है? कोई डाउट? यहाँ पर हो गया एलिमेंट्स हो गया, और यहाँ पर हो गया इक्वेशन, और यहाँ पर क्या हो गया आपको? यहाँ पर देखिए आप क्या लिख रहे हो, इक्वेशन, और यहाँ पर हो गया एलिमेंट। अब देखिए इसमें हम लोग एक एक करके लिखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? एलिमेंट, जो हम लोग अभी तक जो एनालिसिस किए हैं उसके बारे में देखेंगे बस। एलिमेंट क्या है हमारा? मान लो रेजिस्टिव एलिमेंट। क्या है ये? रेजिस्टेंस आर। इसको क्या है? करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं आई से, और प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और रेजिस्टेंस एलिमेंट आर, है ना? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखे? V इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? R इंटू आई, ये टाइम डोमेन के लिए। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग क्या लिखते हैं? वोल्टेज के लिए, वोल्टेज को क्या लिखते हैं? वोल्टेज V इक्वल टू R को R ही लिखते हैं। एलिमेंट को पहले आप रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर एलिमेंट क्या था? R, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा? सेम ही एलिमेंट होता है। यहाँ पर जो करंट होगा वो I फेजर होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा? V फेजर। और यहाँ पर जो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, R को R से ही। तो R हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इक्वेशन V फेजर इक्वल टू I फेजर इंटू R, सिंपल। अब और यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन हो गया? इन फेज इन मीन्स एक ही फेज में वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर कितना था? 0 डिग्री। ये सब हो गया सिंपल, एक ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एलिमेंट के बारे में देखेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या था? टेल मी। दूसरा एलिमेंट हम लोग देखेंगे सेकेंड एलिमेंट क्या था? ये फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या था हमारा? इंडक्टर या कैपेसिटर, कोई भी ले लो आप। मान लो इंडक्टर ले लिया आप, इंडक्टर लिए, तो इंडक्टर में क्या होगा? एक करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए वोल्टेज हो गया प्लस माइनस भी, और ये हो गया एल, एलिमेंट क्या है? एल। तो इसका इक्वेशन क्या लिखे थे हम लोग? V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, सिंपल, एल डी आई बाई डी टी। और एलिमेंट जो है इंडक्टर, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे बताइए? यहाँ पर जो करंट जाएगा वो आई फेजर जाएगा, और वोल्टेज जो जाएगा वो क्या होता है? V फेजर, करंट फेजर V फेजर। और एलिमेंट को जो है यहाँ पर हम लोग L से रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? J ओमेगा L से और J XL से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? J ओमेगा L या फिर J XL या फिर माइनस J बाय BL, माइनस J बाय BL। ये आपको समझ में आया? ठीक है, इस तरह से। अब इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन के लिए तो सिंपल है, V वेक्टर इक्वल टू, अब एलिमेंट यहाँ पर क्या है आपका? J ओमेगा L, सो वी विल राइट J ओमेगा L। और करंट क्या है? करंट फेजर I, समझ में आया? और V फेजर इक्वल टू J इंटू XL इंटू I फेजर, समझ गए? और इसका फेजर डायग्राम क्या था बताइए आप? यदि ये क्या इंडक्टर है तो करंट क्या करता है? लैग करता है। करंट क्या करता है? लैग किसको? वोल्टेज को मान लीजिए, इसको वोल्टेज को मान लीजिए रेफरेंस, तो करंट किधर होगा? इधर होगा, लैगिंग, लैग। करंट क्या कर रहा है? लैग, समझ गया? वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है, ओके। समझ में आया?
अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको लेटेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए। ठीक है, नंबर थर्ड में क्या था हमारा एलिमेंट? कैपेसिटिव एलिमेंट। देखिए ये जो चैप्टर है एसी सर्किट, डीसी सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये सब बहुत ही बेसिक सर्किट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बेसिक है डीसी सर्किट एनालिसिस एंड एसी सर्किट एनालिसिस। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, वास्ट है, और ये सब कंसेप्ट जो है ना आपको बार बार यूज होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पर हो, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको ये बार बार यूज करना ही है, करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, इस सब्जेक्ट को, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। मैं न्यूमेरिकल का भी क्लास मीन्स लेक्चर लूँगा। ठीक है, ताकि आपको ईजी क्या आप पूरा एक्सपर्ट हो जाओ इस सब्जेक्ट में, समझे? ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर। इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा? V = 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये समरी वाला है। ठीक है, ये क्या है? समरी। और V फेजर को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/j⍵c इंटू I फेजर। और क्या लिखेंगे बताइए? इसको क्या लिखते हैं? -j इंटू XC इंटू I फेजर। ठीक है, और इसका एलिमेंट कैसे था? कैपेसिटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I फेजर हो गया, ये V फेजर हो गया। ठीक है, और कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/j⍵c और -j इंटू x ऑफ c। इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर फेजर डायग्राम क्या था ये बताइए? फेजर डायग्राम क्या होगा? मान लीजिए आप करंट क्या होगा? लीड करेगा। सो लेट इट बी, वोल्टेज को आपने रेफरेंस लिया, तो करंट क्या होगा आपका? करंट क्या होगा? तो करंट इक्वल टू क्या था हमारा? करंट इक्वल टू यहाँ से बताइए क्या होगा? j⍵c इंटू V फेजर। V फेजर का एंगल 0 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना देगा? +90 डिग्री। तो 0 + 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। सो इट विल बी 90 डिग्री। ये हो गया I फेजर। सो करंट लीड्स। करंट क्या कर रहा है आपको? लीड्स। कौन लीड कर रहा है? करंट। ये ध्यान में रखना है, लीड कौन कर रहा है? करंट। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जो कि मैंने ऊपर में डिस्कस किया। तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, टाइम डोमेन में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर्किट को। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, दैट इज RLC एक ही साथ होगा, तब कैसे सर्किट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, टाइम डोमेन में हम लोग ने एनालिसिस किया था जो प्रीवियस लेक्चर में, उस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था, और उसको एनालिसिस किए थे तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स आ गया था, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको हम लोग सॉल्व किए थे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे, और उससे हम लोग ने क्या कंक्लूड किया था कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो 3 टाइप का होता है। वो क्रिटिकल डैम्प सिस्टम होगा, अंडर डैम्प सिस्टम एंड ओवर डैम्प सिस्टम। ओवर डैम्प रिस्पॉन्स आता है, इस टाइप का रिस्पॉन्स आता है किसमें? RLC सर्किट में। ठीक है, उसमें डैम्पिंग रेशियो का भी हम लोग ने बताया था, डैम्पिंग रेशियो के बारे में भी बताया था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसी सर्किट को, RLC सीरीज सर्किट हो या पैरेलल सर्किट को, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा? इजी कैलकुलेशन सब या एनालिसिस स्टेप्स क्या हो जाएगा? वो बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द D सर्किट, दैट इज योर RLC सीरीज सर्किट। आपको मैंने सिंपल बता दिया, आप कॉम्बिनेशन ऑफ RLC ये सब आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, सर्किट एक्साइटेड। आपको जो है ना, मेरा मेन पर्पस इस लेक्चर से यही था कि आप लोग को एक्सपर्ट बनाना था कि आप इक्वेशन कैसे लिखो इन फेजर और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, अगर आप सीख गए ये स्टेप्स तो आप किसी भी सर्किट के लिए आप इजीली
लिख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will draw a circuit diagram for RLC circuit in time domain like this one. This is your resistance, this is your inductance, and there will be one capacitance, okay, ठीक है। और let the R L and this is your capacitance C and this is your supply voltage V of t। और V of t क्या था आपको पता है ना, जो हम लोग स्टार्टिंग से लिए जा रहे हैं, √2 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये हम लोग ने एज्यूम किया वी ऑफ टी इन द कोसाइन फॉर्म में, ठीक है। ये टाइम डोमेन में था। और करंट को क्या माने थे हम लोग, आई ऑफ टी, जो कि इस लूप में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इतना तक था इन टाइम डोमेन। ये क्या है, इन टाइम डोमेन सर्किट, इन टाइम डोमेन सर्किट, ठीक है। अब हम लोग टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया था आई वी ऑफ टी और आई टी के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग उसका नहीं लिखेंगे टाइम डोमेन में इक्वेशन, ठीक है। टाइम डोमेन सर्किट हो गया। इसको हम लोग डायरेक्टली फेजर डायग्राम वो बनाएंगे, सर्किट इन फेजर डायग्राम। सर्किट इन फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, आर हो गया, ये एल हो गया, और एक कैपेसिटेंस हो गया, और एक इधर में क्या है, वोल्टेज कनेक्टेड है, वोल्टेज। सब एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है, ओके। और अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे। वोल्टेज को क्या लिखते हैं, वोल्टेज फेजर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया, और फेजर फॉर्म बोले जाए, और या फिर फेजर फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट। तो भी फेजर हो गया, ठीक है। अब देखिए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेम, क्योंकि आर जो है रेजिस्टेंस है वो खुद में वो रियल नंबर है। ऐसा तो है नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, वो खुद रियल है। और ये इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जे ओमेगा एल से, ठीक है। और कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/जे ओमेगा सी, जे 1/जे ओमेगा सी, ठीक है। और 1/जे ओमेगा सी क्या लिख सकते हैं, -j इंटू एक्स ऑफ सी, -j(x)c, और इसको क्या लिखते हैं, जे इंटू एक्स ऑफ एल। एक्स का मतलब हो गया रिएक्टेंस, एक्स का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंस। अगर एक्स के नीचे एल लिख दिए मतलब क्या हो गया, वो एक्स ऑफ एल मीन्स रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और यदि बी लिखे मतलब सब्सटेंस ऑफ इंडक्टर, सब्सटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, सिंपल। तो ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन। तो करंट कहाँ गया, करंट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पर करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट फेजर से। सो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट। और जितना भी हमने बोला है डीसी सर्किट में इक्वेशंस लॉ पढ़े हैं, मीन्स किरचॉप्स हो या ओम्स हो या फिर ये क्या नाम है इसका, सुपरपोजिशन, जितना भी जो भी पढ़े हैं मैक्स नेटवर्क थ्योरम्स, वो एसी सर्किट के लिए भी वैलिड है। मीन्स सेम कंसेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आर लेते थे तो यहाँ भी आर लेंगे, यहाँ पर एल है तो जे ओमेगा एल, जैसे आर को लेते थे वैसे ही जे ओमेगा एल को लेंगे, ठीक है। 1/जे ओमेगा सी है तो उसे ही लेंगे जैसे रेजिस्टेंस आर को लेते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई फेजर, सिंपल हो गया। अब हम लोग इसमें मार्क करेंगे वोल्टेज मार्किंग। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस मान लीजिए वी ऑफ आर, फेजर वोल्टेज क्या होगा, फेजर। इंडक्टर के लिए अक्रॉस ये भी फेजर ही होगा, वी ऑफ एल फेजर। और कैपेसिटेंस के अक्रॉस प्लस माइनस वी ऑफ सी फेजर। सबका फेजर 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 सब फेजर में लिख दिए, मीन्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अब हम लोग सीधा इक्वेशन लिखेंगे इन फेजर डोमेन, फेजर डोमेन या फिर फेजर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। हम लोग इसमें कुछ डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा इक्वेशन लिख रहे हैं। एक तरह से आप बोला जाए तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन
क्या आपको ये सर्किट दिया है टाइम डोमेन में, इसका आपको फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट बनाना है और फेजर इक्वेशन बनाना है और फेजर डायग्राम बनाना है, बस यही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको बनाना है। तो हमने क्या क्या एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, कैसे कि इंडक्टर जो है, इंडक्टर यदि टाइम डोमेन में एल है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में 1 और जे ओमेगा एल के टर्म में। ठीक है, और फेजर इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिखेंगे बताइए। इस इक्वेशन के लिए फेजर इक्वेशन सिंपल है, लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, V फेजर इक्वल टू V ऑफ R प्लस V ऑफ L प्लस V ऑफ C फेजर, सिंपल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए V फेजर को क्या लिख सकते हैं, V ऑफ R फेजर का मतलब क्या हो गया, R इंटू आई फेजर प्लस V ऑफ L को क्या लिखेंगे, जो उसका रेजिस्टिव पार्ट है, मीन्स जो उसको रेजिस्टिव क्या है इंडक्टर का, जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा एल लिखेंगे इंटू रेजिस्टिव पार्ट नहीं है, जे ओमेगा एल एक तरह से बोलते हैं इसको रिएक्टेंस, रिएक्टेंस हो या रेजिस्टेंस है, जैसे हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं, जैसे हम लोग ये रेजिस्टेंस लिखते हैं उसी तरह हम लोग रिएक्टेंस को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वोल्टेज दे देगा। मीन्स रिएक्टेंस इंटू करंट क्या देगा, वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस इंटू करंट वो क्या देता है, वोल्टेज, उसी तरह रिएक्टेंस इंटू करंट क्या देगा, वो वोल्टेज देगा। ठीक है, सो रिएक्टेंस क्या होगा, जे ओमेगा एल इंटू करंट, करंट क्या है सेम क्योंकि सीरीज सर्किट है। अब कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे, रिएक्टेंस क्या है 1/j ओमेगा सी इंटू आई फेजर, तो ये हो गया आपको इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, KVL फेजर इक्वेशन हो गया। फॉर दैट वी अप्लाइड द KVL इन द गिवन लूप, समझ में आया। और इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो वोल्टेज फेजर की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, R प्लस जे इंटू XL माइनस 1 माइनस जे इंटू XC और इंटू क्या है आपका आई फेजर। यहाँ पर कोई डाउट है, 1 यहाँ पर देखिए JXC लिखे है ना, वही JXC लिख दें, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 समझ में आ गया। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट वी कैन राइट, V फेजर इक्वल टू R प्लस J ऑफ XL माइनस X ऑफ C इंटू आई फेजर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट? ठीक है, लेट हम लोग मान रहे हैं x इक्वल टू क्या मान रहे हैं, XL माइनस X ऑफ C, x को क्या मान लिया, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मीन्स नेट रिएक्टेंस जिसको बोला जाए, यूनिट क्या होगा इसका, ओम। ठीक है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, समझ में आया। देन वोल्टेज फेजर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R प्लस JX इंटू आई। ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज Z इंटू आई फेजर। Z फेजर इंटू आई फेजर। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर ओम्स लॉ इन फेजर फॉर्म, ओम्स लॉ इन फेजर फॉर्म्स, ओम्स लॉ इन फेजर फॉर्म, वेयर Z फेजर इज इक्वल टू नथिंग बट R प्लस JX। समझ गए? कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंटली मिले। ठीक है, समझ गए? तो ये Z जो है, Z है क्या, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया Z क्या है। Z क्या है, Z को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। Z क्या है, इम्पीडेंस, Z क्या है, इम्पीडेंस, और इसका यूनिट क्या है, ओम। अब यदि इम्पीडेंस है तो है क्या इम्पीडेंस, जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा है, क्या जैसे आपको रेजिस्टेंस है, DC सर्किट में रेजिस्टेंस होता है
वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, डीसी करंट को। उसी तरह एसी सर्किट में जो एसी करंट को अपोज करता है वो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो इम्पीडेंस क्या है, इट इज़ द इम्पीडेंस इज द opposition to alternating current presented, अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोज कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेड बाय द और रिप्रेजेंटेड बाय द combined effect of resistance and reactance in a circuit. It is given by Z, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और इसको क्या लिखते हैं, R प्लस जे इंटू एक्स। प्रेजेंटेड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस भी होगा जो ये है, और रिएक्टेंस हो गया एक्स। व्हाट इज द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन, अपोज करता है। रिएक्टेंस क्या, अपोजिशन बाय द रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, रिएक्टिव एलिमेंट हो गया इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट अगर अपोज करता है करंट को, तो वो जो अपोजिशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, रिएक्टेंस से। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। रिएक्टेंस हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक रिएक्टेंस और रिलक्टेंस जो फ्लक्स को जो अपोज करता है, उसके कारण से एक रिलक्टेंस का कंसेप्ट आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ेंगे। क्योंकि रिएक्टिव पोर्शन जो ना, रिएक्टिव पार्ट जो है वो मेनली मैग्नेटिक सर्किट में यूज होता है। मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस में ये सब बेसिक चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेड क्या हो गया, इम्पीडेंस इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड को, ठीक है। कोई डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फेजर फॉर्म में, मॉड जेड एंगल, एक एंगल लेंगे थीटा, एक एंगल क्या लेंगे, थीटा। अब देखिए यहाँ पर मॉड जेड क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, आर प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा क्या, थीटा हो गया आपको टेन इनवर्स जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय जो रियल पार्ट है दैट इज आर। तो एक्स बाय आर, आर प्लस जे एक्स है तो उसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर। सिंपल, कोई डाउट, ठीक है। इम्पीडेंस आपका क्या हो गया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, ठीक है। और ये थीटा को बोलते हैं इम्पीडेंस एंगल, इम्पीडेंस एंगल किसको बोलते हैं, थीटा। तो अब देखिए ये इम्पीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फेजर डायग्राम में। तो देखिए आर क्या आपको रेजिस्टेंस है जो कि रियल पार्ट है, तो इसको रियल पार्ट में ड्रॉ करो। आर क्या हो गया, ये रियल पार्ट है, रियल टर्म है, रियल पार्ट है, रियल टर्म बोला जाए, रियल पार्ट जो भी बोलना है। इसका एंगल कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंगल कितना है, 0 डिग्री। रेजिस्टेंस का एंगल कितना, 0 डिग्री, एक तरह से रेफरेंस हो गया रेजिस्टेंस, आर हो गया। अब देखिए जे एक्स है, जे एक्स का मतलब क्या, आर, उसमें आपको प्लस करना है किसको, जे एक्स को। जे का मतलब क्या हो गया, जे का मतलब हो गया 90 डिग्री, मीन्स आर का जो है इसके जे मतलब प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री किधर होगा, प्लस 90 डिग्री तो ऊपर होगा, सो प्लस 90 डिग्री ऊपर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जे इंटू एक्स। समझ में आया। तो मतलब क्या हो गया कि ये आपका आर है, तो जे एक्स क्या होगा, आर के परपेंडिकुलर, इस तरह से जे एक्स होगा, ठीक है। और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, प्लस 90 डिग्री। समझ गए। तो इसको हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ से इस टर्मिनल से करना है, क्योंकि एडिशन ऑफ दिस आर एंड जे एक्स इज योर जेड मीन्स इम्पीडेंस, दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, आर लिखते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ से, आर लिखते हैं, उसके बाद जे एक्स।
अगर ट्रेंगुलर लॉ आपको समझ में नहीं आ रहा, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो आप क्लास 12 का जो लेक्चर होगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आर हो गया, जे एक्स हो गया, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, जेड फेजर, ठीक है, समझ में आया। और जे एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री है तो इससे प्लस 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो इट इज़ नथिंग बट योर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताओ आर और जेड में कितना का ये एंगल है, क्योंकि जेड का हम लोग क्या है, जेड एंगल थीटा डिग्री मीन्स 0 डिग्री, तो ये हो गया आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा, तो सो इट इज प्लस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज प्लस थीटा, समझ में आया। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, आर इक्वल टू जेड कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, मॉड मैग्नीट्यूड, और एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, समझ गए। इतना दुख समझ में आया कैसे हम लोग जेड निकालते हैं, कैसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब जो ये जो ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा आपको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस अगर पूछा जाए इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पीडेंस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, सिंपल यही है। ये हो गया आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको बनाना है, ठीक है। सो दिस इज योर corresponds टू इक्वेशन नंबर 7, इम्पीडेंस ट्रायंगल corresponds टू 4, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 7 को, समझ गया। सो ये हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या हो गया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एंड नॉट अ फेजर। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस व्हाट इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पीडेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। इम्पीडेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ध्यान में रखना है। इम्पीडेंस इज नॉट अ फेजर, इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इम्पीडेंस ये मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत को पता नहीं होगा। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट क्या नोट करना है, इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, impedance is a complex number and not a phasor। इम्पीडेंस फेजर नहीं है, इम्पीडेंस क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और ये जो हम लोग रिप्रेजेंट किया है आर को, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट किया। फेजर नहीं है इम्पीडेंस, फेजर नहीं है। इम्पीडेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जब फेजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फेजर देता है, ठीक है। जैसे जेड इंटू आई कर दिया तो वो क्या हो गया, सो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर v इक्वल टू जेड एंगल थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट किया, और आई फेजर। और देखिए यहाँ पर फेजर हम लोग इसलिए नहीं मतलब, जैसे करंट फेजर है या वोल्टेज फेजर है, वो क्या करता है, वो रोटेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, कितना फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। लेकिन अगर इम्पीडेंस की बात करें, अगर मान लीजिए आपका रिएक्टेंस एक्स अगर 0 है तो इम्पीडेंस कितना होगा, जेड। लेकिन जेड क्या आपको रोटेट करेगा, उसका रोटेशन फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो रोटेशन नहीं करेगा, ठीक है। सो वी फेजर इज इक्वल टू
कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू फेजर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू फेजर क्या दिया आपको, फेजर, समझ गया। और एक बात बताइए, जेड जो है इम्पीडेंस फॉर प्योर रियल सर्किट, प्योर रियल सर्किट के लिए क्या होगा, जेड का वैल्यू वो सिर्फ आर होगा, रेजिस्टिव होगा। एंड जेड फॉर प्योर रिएक्टिव सर्किट, रिएक्टिव सर्किट होगा, प्योर रिएक्टिव मीन्स उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या होगा, एक्स, समझ गए। फॉर प्योर रिएक्टिव सर्किट आर का वैल्यू क्या होता है, 0, और फॉर प्योर रियल सर्किट एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। इसलिए जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, इम्पीडेंस, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है, इम्पीडेंस तो आपको समझ में आ गया। जो हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखा है, जो इक्वेशन नंबर 6 और ये 7 नंबर तो इम्पीडेंस का था, यहाँ से हम लोग आई फेजर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई फेजर इक्वल टू 1/z इंटू वी फेजर, और 1/z को हम लोग बोलते हैं y इंटू जेड फेजर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। ये हो जाएगा एडमिटेंस, y क्या है, एडमिटेंस। सो देयरफॉर आई फेजर इक्वल टू y इंटू वी फेजर। This is your equation number 8 where y is your admittance, y क्या आपका admittance and that is equal to nothing but your 1/z, means impedance inverse is nothing but your admittance। यदि y admittance है तो इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली मोह। यूनिट क्या है इसका, मोह, क्योंकि इन्वर्स ऑफ जेड है इम्पीडेंस, तो इसलिए मोह हो गया। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/z, z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, ये होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए, क्या लिख सकते हैं, आर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना ये। और इसको क्या लिख सकते हैं, आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जे इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। और इसको लिखते हैं जी माइनस जे इंटू बी। अब ये क्या है, ये क्या है बताइए, एडमिटेंस को हम लोग ने क्या लिखा, जी, ये हो गया जी, और ये हो गया आपको बी। अब जी बी क्या है देखते हैं, जी और बी क्या हो गया आपको, दो कंपोनेंट हो गया, एक जी का कंपोनेंट हो गया और एक बी का, ठीक है। और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। जी क्या है आपको, कंडक्टेंस, जी क्या है आपको, कंडक्टेंस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट समझे। कंडक्टेंस क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस, रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस क्या हो जाएगा, वो कंडक्टेंस। रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस इज कंडक्टेंस, समझ में आया। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑब्वियसली मोह होगा, रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस, ठीक है जी। कंडक्टेंस हो गया। और बी क्या हो गया, बी हो गया ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। इसका भी यूनिट क्या होगा, मोह ही होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ, यूनिट क्या होगा, कंबाइनिंग पैरामीटर का यूनिट क्या होता है, सेम। सो मोह हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, ससेप्टेंस बी। ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस, ठीक है, समझ में आया। ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट इम्पीडेंस और एडमिटेंस का। अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा 6 नंबर इक्वेशन है, v इक्वल टू क्या था, z इंटू आई फेजर, यही हमारा 6 इक्वेशन है, ठीक है। और इसी को हम लोग ने 8 इक्वेशन भी लिखा था, क्या लिखा था, i इक्वल टू वाई इंटू वी फेजर। दिस इज योर 8 नंबर इक्वेशन वेयर z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। और ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया, ठीक है।
वाई एडमिटेंस इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस जे बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सब पैरामीटर्स हो गया। अब जो हमारा इक्वेशन है उसको हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर फॉर्म में, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर फॉर्म में, ठीक है। फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। सबसे आप एज्यूम कर लो, लेट आई बी रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स मॉड आई एंगल 0 डिग्री, कोई भी आप रेफरेंस मान सकते हो, लेट इट बी करंट बी रेफरेंस। सो ये आपका हो गया करंट फेजर, ठीक है, ये हो गया करंट। अब इसमें बताइए वी आर क्या होगा, वी आर इक्वल टू फेजर में आर इंटू आई फेजर, तो ये क्या होगा, दोनों फेज में होगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों फेज में होता है। सो लेट ये हो गया आपको वी आर फेजर, क्योंकि दोनों फेज में होगा, करंट इधर है तो वी आर क्या होगा, इसी के साथ होगा लाइन में, आर इंटू आई फेजर। कोई डाउट, ठीक है। वी आर हो गया, और वी एल क्या होगा आपका, वी एल फेजर, वी एल फेजर क्या होता है, जे एक्स एल इंटू आई फेजर, आई फेजर ये हो गया। तो वी एल क्या होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया प्लस 90 डिग्री, तो वी एल किधर होगा, प्लस 90 डिग्री की ओर। सो प्लस 90 डिग्री की ओर हो गया आपको वी एल फेजर। वी एल फेजर का मान लीजिए वैल्यू कितना हो गया आपको, जे एक्स एल इंटू आई फेजर। कोई डाउट। अब वी सी फेजर का वैल्यू कितना है, माइनस जे इंटू एक्स सी इंटू आई फेजर। आई फेजर का एंगल 0 डिग्री और इसका एंगल कितना आ जाएगा, माइनस 90 डिग्री होगा इक्विवेलेंट। तो वी सी क्या हो जाएगा, वी सी माइनस 90 डिग्री। सो वी सी विल बी माइनस 90 डिग्री हो गया, ये माइनस जे एक्स सी इंटू आई फेजर। समझ में आया। अब इस दोनों काम को रिजल्टेंट निकालना है, इस दोनों काम को रिजल्टेंट निकालना है। मीन्स वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, ये कहाँ पर आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए वी आर इधर है, वी सी इधर है, तो मान लीजिए वी सी आपका वेरी लेस है वी एल से, वी एल ज़्यादा है, तो वी एल में वी सी माइनस करेंगे तो कहाँ पर आएगा बताइए, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेट इट भी यहाँ पर आया, ये क्या हो गया, वी एल फेजर प्लस वी सी फेजर, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन है, वी आर वी सी माइनस में अपोजिट में है, इसलिए रिजल्टेंट क्या आएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का वी एल प्लस वी सी। और नेट वोल्टेज जो है हमारा वी वेक्टर, वो क्या है, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, तीनों का ऐड मीन्स इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। वी आर हमारा यहाँ है, वी एल प्लस वी सी यहाँ है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट हम लोग करेंगे प्लॉट। कैसे करते हैं, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल करके पैरेललोग्राम करके, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा वी फेजर होगा, सिंपल। सो फेजर डायग्राम पे हम लोग ने क्या किया, वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट किया है। और ये जो फेजर डायग्राम है दिस इज़ फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा हो गया फेजर डायग्राम का, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंटली मिलते रहें। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक है सीरीज पैरेलल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इन सीरीज हो, क्या चीज़, इम्पीडेंस इन सीरीज हो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, Z1 प्लस Z2
प्लस डॉट 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 जेड एन कर देंगे। मीन्स जैसे रेजिस्टेंस में ऐड करते हैं, अगर इम्पीडेंस दिया तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे सीरीज में। अगर यदि इम्पीडेंस इन पैरेलल होगा तो इम्पीडेंस इन पैरेलल होगा तो 1/z इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/z1 प्लस 1/z2। जैसे आप रेजिस्टेंस में निकालते हैं उसी तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह एडमिटेंस होगा तो एडमिटेंस होगा तो रिवर्स हो जाएगा। मीन्स एडमिटेंस इन पैरेलल, अगर आप सभी को एडमिटेंस के फॉर्म में लिखे हैं पैरेलल फॉर्म में, तो एडमिटेंस अगर पैरेलल में है तो क्या कर देंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn, ठीक है। इम्पीडेंस एडमिटेंस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फेजर नहीं है। ये जो बार दिए हैं इसका मतलब यही है क्या ये फेजर है, ठीक है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो इसको आप रिमूव कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया आपको एडमिटेंस क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। एडमिटेंस इन सीरीज क्या होगा, एडमिटेंस इन सीरीज क्या होगा बताइए, 1/y इक्विवेलेंट है इक्वल टू 1/y प्लस 1/y2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/y है। सो इन इम्पीडेंस अगर सीरीज में होगा तो उसको इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस अगर सीरीज में हो तो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। अगर यदि यदि इम्पीडेंस इन पैरेलल में होगा तो उसको पैरेलली मीन्स रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड कर देंगे। एडमिटेंस अगर पैरेलल में होगा तो सिंपली एडमिटेंस को ऐड कर देंगे, पैरेलल में होगा तब, एडमिटेंस इन पैरेलल होगा तब ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है, हम लोग ने सर्किट का एनालिसिस किया है, इम्पीडेंस को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, इम्पीडेंस को हम लोग इम्पीडेंस क्या है इम्पीडेंस के बारे में समझा, और सर्किट को कैसे, मान लीजिए कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें हम लोग ने क्या क्या टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखा, और टाइम डोमेन से हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है। यहाँ पर ये क्या है, ये डेरिवेशन क्या है, सिंपली v ऑफ t को हम लोग किससे, फेजर से रिप्रेजेंट करके उसके बाद हम लोग ने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व किया और ये आया, और इससे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट बनाया कि इस तरह का सर्किट बनना चाहिए। और यहाँ से हमको पता चला जो कैपेसिटर टाइम डोमेन में है तो उसको हम लोग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए 1/j⍵c से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सभी सर्किट का एनालिसिस किए और फेजर डायग्राम देखें। ये चैप्टर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।